थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस में हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में टॉपिक का नाम है स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप ये जानिए कि किसी भी ट्रांजिस्टर में जब हम उसको एम्पलीफायर की तरह वर्क कराते हैं तो हम उसमें क्या देते हैं, एसी इनपुट देते हैं। इनपुट में एसी इनपुट देते हैं, आउटपुट में उसको एम्पलीफाई करके लेते हैं, तभी वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। हम किस चीज का एम्पलीफिकेशन करेंगे, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करेंगे, और उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक एम्पलीफायर सर्किट लेते हैं और उस एम्पलीफायर सर्किट से हम उसका एम्पलीफिकेशन करते हैं। तो आप जानते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को जब हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि डीसी बायसिंग करते हैं उसकी, एंड देन आफ्टर वी अप्लाई इनपुट बेस के ऊपर अगर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का ज्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो होता है ज्यादा यूज होता है। ठीक है, दो इट प्रोवाइड 180 डिग्री फेज शिफ्ट of input signal at the output, but still we are using the common emitter configuration because it has many advantages other than this। इसके अलावा भी तो अब स्मॉल सिग्नल कहने का मतलब है कि यू आर गोइंग टू अप्लाई ए वेरी स्मॉल इनपुट सिग्नल एट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। ठीक है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को देने का मतलब है कि वो उसको एम्पलीफाई करके लार्ज सिग्नल बनाएगा। दूसरा मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होता है कि क्या अगर हम लार्ज सिग्नल दे दें इनपुट में तो क्या होगा, तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम। अगर आप उसके इनपुट बेस पे लार्ज सिग्नल दे दोगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव टू टाइप ऑफ स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर, जिसमें हम लोग उसके दोनों सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। एक पाई मॉडल है और एक टी मॉडल है, दोनों मॉडल का सर्किट डायग्राम हमको यहाँ पे एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्मॉल सिग्नल का मतलब क्या है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्मॉल सिग्नल का मतलब है कि अप्लाइंग ए वेरी स्मॉल सिग्नल टू द इनपुट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, एसी सिग्नल होगा। तो जब आप किसी ट्रांजिस्टर के ऊपर एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसमें पहले से डीसी है, तो उसके अंदर जो करंट और वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एसी और डीसी दोनों के कारण होगा। तो जब आप उसका टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको एसी प्लस डीसी के कारण दोनों चीज मिलेगा। ये चीज पहले आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर विथ स्मॉल एसी इनपुट सिग्नल। इसका क्या मतलब है, इट रेफर टू द इनपुट सिग्नल। कितना स्मॉल होना चाहिए, इसकी भी बात होनी चाहिए कि हाउ मच स्मॉल इट इज। आपने तो कह दिया कि स्मॉल सिग्नल मतलब, तो नाम से ही क्लियर है कि स्मॉल होगा तो स्मॉल सिग्नल होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इनपुट में आप यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करेंगे वो सिग्नल कितना स्मॉल होना चाहिए, हाउ मच स्मॉल। इसका कुछ ना कुछ पैरामीटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए कि इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो वो पैरामीटर है आपका थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज, व्हाट इज थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज जो होता है ये एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। किसी सेमीकंडक्टर की बात करें तो थर्मल जो वोल्टेज होता है वो 26 मिली वोल्ट होता है हमारा। ठीक है, थर्मल वोल्टेज 26 मिली वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। तो कहता है कि अगर कोई भी इनपुट जो आप अप्लाई कर रहे हैं सिग्नल के तौर पे, और अगर उसका वोल्टेज लेवल थर्मल वोल्टेज से क्या हो, कम हो, थर्मल वोल्टेज से कम हो या मच स्मॉलर देन हो, यहाँ इक्वल टू लिख दिया मैंने, much smaller than the thermal voltage, then that type of signal is known as what, small signal। ठीक है, and then the question is arise here कि why you are applying the small signal which is less than what, thermal voltage, much less than thermal voltage। so the answer is that कि अगर आप small signal apply करेंगे तो there will be what, a faithful amplification। जो एम्पलीफिकेशन होगा वो फेथफुल होगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, एंड द होल सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ए लीनियर। कहने का मतलब है कि अगर स्मॉल सिग्नल आप अगर उसको इनपुट में दोगे तो वो जो एम्पलीफाई करके आपको देगा वो बिल्कुल आपको कैसा देगा, सेम एज ए इनपुट।
भले एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा लेकिन शेप उसका क्या होगा, वैसा ही होगा जैसा इनपुट का है, सिर्फ उसका साइज क्या होगा, चेंज होगा, एम्प्लीफाई होगा। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लार्ज सिग्नल दे देते तो क्या होता, तो लार्ज सिग्नल दे देते तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिप क्या होता, कट जाता, क्लिप हो जाता, पॉजिटिव और नेगेटिव पिक, नॉट क्लिप, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव पिक जो है इनपुट सिग्नल का एम्पलीफाई तो होता, लेकिन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पिक क्या हो जाता, कट हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव पिक सैचुरेशन रीजन में चला जाता और नेगेटिव पिक कहां चला जाता, कट ऑफ रीजन में चला जाता। इस चीज को हम ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ग्राफ के थ्रू ही देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे आप देखो यही पूरा बात लिखा हुआ है, सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है। सर्किट डायग्राम में मैंने दिखाया है कि जो भी करंट और वोल्टेज ट्रांजिस्टर के अंदर होगा, जब हम इसमें सिग्नल अप्लाई करेंगे, दिस इज योर सिग्नल, दिस इज योर सिग्नल। तो अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो भी करंट और वोल्टेज फ्लो होगा वो एसी प्लस डीसी दोनों के कारण होगा। इस बात को समझिए, बेस करंट जो है, टोटल बेस करंट को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आई कैपिटल बी से, ध्यान देना है आपको, नोटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इनपुट में जो आपने यहां सिग्नल दिया है उसके कारण एक करंट फ्लो होगा और एक इसमें पहले से डीसी लगा हुआ उसके कारण करंट फ्लो होगा। सो ओवरऑल करंट इन दिस इनपुट सेक्शन और इनपुट टर्मिनल विल बी द सम ऑफ एसी प्लस डीसी। एसी किसके कारण, दिस सिग्नल के कारण, डीसी किसके कारण, इसके कारण। दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग, ठीक है, इन द बेस टर्मिनल, it will be the sum of what, current, base current due to DC and this is base current due to what, AC। इस बात को ध्यान रखना है, यही चीज हम सभी में मेंटेन रखेंगे। ये किसके कारण फ्लो हो रहा है, DC के कारण, और ये किसके कारण, AC के कारण, ठीक है। एंड दिस इज योर टोटल सम ऑफ AC प्लस DC। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होता है, इनपुट वोल्टेज, इसको बेस टू इमीटर वोल्टेज बोलते हैं, ये भी AC प्लस डीसी के कारण। दिस इज द स्मॉल, ये स्मॉल v हमने लिखा है, इस तरह से हम स्मॉल v लिखते हैं और ये कैपिटल V है हमारा, दिस इज योर कैपिटल V, दिस इज योर स्मॉल v, ठीक है। तो स्मॉल v BE इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप at base to emitter which is the input voltage given by voltage drop due to DC plus voltage drop due to AC। ये ऑर्डर हमारा चलेगा सब में। यहां पे इमीटर करंट मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहां पे कलेक्टर करंट होगा, दिस इज योर कलेक्टर टर्मिनल, सो हियर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। So this is the collector current due to AC plus DC. This is the collector current due to DC. This is the collector current due to AC. ठीक है, क्योंकि AC अप्लाई हुआ है। This is your AC and this is your DC and this is your DC। ये हमारा कैसा है, DC। उसी तरह इमीटर में भी यही होगा और कलेक्टर टू इमीटर जो वोल्टेज आउटपुट होता है उसमें भी यही होगा। दिस इज ड्यू टू डीसी, दिस इज ड्यू टू एसी, दिस इज ड्यू टू डीसी, दिस इज ड्यू टू एसी एंड दिस इज द टोटल। ये क्या होगा, टोटल होगा। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां पे ऐसे मैंने एरो दे करके मेंशन किया है, यू कैन मेंशन इट, दिस इज टोटल, दिस इज ड्यू टू DC, this is due to what, AC, ठीक है। ये चीज आपने देखा। तो इस सर्किट के अंदर जब आप स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे तो उस स्मॉल सिग्नल के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो करंट फ्लो होगा, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ AC प्लस DC। यहां तक आपको बातें क्लियर हो। चलिए अब हम देखते हैं कि स्मॉल सिग्नल अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा, और अगर उसी जगह पे लार्ज सिग्नल दे देंगे तो क्या होगा। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए we are taking the output characteristic of a bipolar junction transistor। So see, there is the output characteristic of bipolar junction transistor।
ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर मैंने एक रेड कलर से डीसी लोड लाइन को क्या किया है, ड्रॉ किया है। इट हैज व्हाट, डीसी लोड लाइन। अब डीसी लोड लाइन मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। सो दिस डीसी लोड लाइन व्हेन यू ड्रॉ द व्हाट क्यू पॉइंट, मैंने जस्ट यहाँ सेंटर पे क्यू पॉइंट लिया है और मैंने आपको बताया था कि ये जो क्यू पॉइंट होता है जिसको क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं, जब हम एसी अप्लाई करते हैं तो एसी का वेरिएशन इसी क्यू पॉइंट को रेफरेंस मान के होता है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया, दिस इज व्हाट, नथिंग बट इनपुट। ये हमारा क्या है, इनपुट है, आईबी बेस करंट, ठीक है। सो नाउ दिस बेस करंट विल बी व्हाट, विल टेक द रेफरेंस एज ए क्यू पॉइंट, और वो क्यू पॉइंट के अबव एंड बिलो वेरी करेगा अपने आप। एंड व्हेन वी ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज, ये क्या हमारा VCE, ठीक है, ये टाइम है हमारा T, दिस इज टाइम T, दिस इज व्हाट IC। तो आप देख रहे हैं कि देयर विल बी व्हाट, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमने ग्राफ काफी क्लोज बनाया है। ग्राफ एक्चुअली थोड़ा स्पेसियस बनता तो एम्प्लीफिकेशन दिखाई पड़ता। When you are applying a small input, you will get the amplified output, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन हमने नहीं दिखा है, बट देयर विल बी एम्प्लीफिकेशन इन दिस वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट में एम्प्लीफिकेशन हो। वही अगर हम यहाँ पे लार्ज सिग्नल अप्लाई कर देते तो क्या होता, तो यहाँ पे देखो हम यहीं पे तुमको दिखा रहे हैं, अगर हम लार्ज सिग्नल अप्लाई करते इस तरह से, ये हमारा लोड लाइन बना, एंड लेट अस सपोज ये मेरा क्यू पॉइंट है, और इस क्यू पॉइंट को रेफरेंस में लेके अगर हम कोई लार्ज सिग्नल अप्लाई करते, इसमें वी आर अप्लाइंग दिस लार्ज सिग्नल, यहाँ पे अब स्मॉल ना अप्लाई करके हम लार्ज सिग्नल अप्लाई करते, तो देखो जहां तक इसका पिक है, कहने का मतलब कि ये सब ग्राफ हमारा एक्टिव रीजन का ग्राफ, मेरा ये जो होना चाहिए ये इसी एक्टिव रीजन में होना चाहिए। अगर हम इससे बड़ा सिग्नल अप्लाई करते, यहाँ पे, यहाँ हम दिखा देते हैं आपको, है ना, मान लो अगर हम यहाँ ऐसा सिग्नल अप्लाई करते, ऐसा लार्ज सिग्नल, देन सी दिस मच पार्ट जो यहां तक है, यहां तक है, ये यहां तक, थोड़ा सा और लार्ज पोर्शन हम बनाते हैं, दिस मच पार्ट विल कम इनटू द सैचुरेशन रीजन, मतलब वो एक्टिव रीजन से बाहर निकल जाता। ग्राफ का पिक, इनपुट ग्राफ का पिक, वो क्या होता, एक्टिव रीजन से ऊपर वाला एक्टिव रीजन से बाहर निकल के कहां चला जाता, सैचुरेशन में, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। एंड नीचे वाला कहां चला जाता, कट ऑफ। तो जहां तक ग्राफ बना है दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। एंड यू नो द एक्टिव रीजन में ही ये ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करता है। इसका मतलब है कि अगर हम आउटपुट में अगर इस तरह का कोई ग्राफ लार्ज सिग्नल दें तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव पिक जो है वो क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा नीचे। निगेटिव पिक आपको एम्पलीफाई तो मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाइड जो आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। दिस इज नॉट व्हाट अ प्रॉपर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन ये लीनियर एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ, प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ। There will be a problem if you give the large signal, so we are applying a very small signal to the amplifier so that it must what, it must operate in linear region, ठीक है ना, होल साइकिल आपको विदाउट क्लिप मिले, ठीक है। चलिए, तो यही कारण है हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये कि स्मॉल सिग्नल जब आप दोगे तो उसके अंदर एक स्मॉल सर्किट मॉडल को क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्मॉल सिग्नल मॉडल, फर्स्ट इज कॉल्ड हाइब्रिड एंड सेकंड इज कॉल्ड हाइब्रिड पाई मॉडल हम लोग बोलते हैं और टी मॉडल बोलते हैं। तो जनरली दो टाइप के हम लोग मॉडल उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। पहले इतना लिख लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडल को देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर में स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे, स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे क्योंकि लार्ज सिग्नल देने से प्रॉब्लम होगी और जो आउटपुट हमको मिलेगा वो क्लिप्ड आउटपुट मिलेगा, उसका पिक कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पिक
कहाँ चला जाएगा, तो पॉजिटिव पिक सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और निगेटिव पिक कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। वही पोर्शन ऑफ वेव हमको एम्पलीफाई होके मिलेगा जो एक्टिव रीजन में होगा। तो ये बातें अभी तक आपको क्लियर हो गई। अब जब हम स्मॉल सिग्नल अप्लाई करते हैं तो अब ट्रांजिस्टर का रूप बदल जाता है। मतलब बदलने का ये मतलब है कि ट्रांजिस्टर का अब इक्विवेलेंट स्मॉल मॉडल हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि अब तो आप इसमें एसी और डीसी दोनों अप्लाई कर रहे हो। तो देयर मस्ट बी व्हाट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से है, उसका हम लोग एक इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल क्या करते हैं, सर्किट लेते हैं, खींचते हैं। सिर्फ ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, काफी सर्किट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। ये केवल ट्रांजिस्टर का सर्किट है, ये एम्पलीफायर का सर्किट नहीं है। अभी एम्पलीफायर बनाने के लिए इसको हम लोग एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर के जगह पे ये हम लोग उठा के पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ ट्रांजिस्टर हम लोग गोल वाला बनाते हैं, वहां पे ये मॉडल्स उठा के वहां पुट करेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मॉडल्स हो गए फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए डिफरेंट मॉडल हो गए। आउट ऑफ दैट द पाई मॉडल, हाइब्रिड पाई मॉडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका यूज हम लोग ज्यादा तौर पे करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वी हैव टू सिग्नल मॉडल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी। अब केवल बीजेटी सर्किट की बात करें तो बीजेटी का दो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है। फर्स्ट आपका हाइब्रिड पाई स्मॉल सिग्नल मॉडल और दूसरा आपका क्या है, टी मॉडल ऑफ बीजेटी। ये भी स्मॉल सिग्नल से ही रिलेटेड है, दोनों स्मॉल सिग्नल से रिलेटेड है। अब इस मॉडल में हम जो डायग्राम बनाते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम, ये ट्रांजिस्टर को वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स मान करके भी और ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल करंट सोर्स मान के भी। कहने का मतलब है ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो या तो आप वोल्टेज से उसको कंट्रोल करें या फिर आप करंट से कंट्रोल करें। तो दोनों मॉडल हम लोग बनाते हैं। ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मॉडल, दिस मॉडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मॉडल कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। इक्वेशन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट मॉडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में मॉडल बनाने के लिए देता है और आपसे पूछेगा भी। तो ये मॉडल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या है, तो दिस मॉडल रिप्रेजेंट बीजेटी एज ए वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स विथ कंट्रोल वोल्टेज वीबी, और एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स से भी हम लोग करते हैं, तो वो मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया है। इंक्लूडिंग इनपुट रेसिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस बिटवीन बेस एंड इमीटर। तो दिस इज द इनपुट रेसिस्टेंस जिसको हमने आर पाई से रिप्रेजेंट किया है। ये बेस और इमीटर के बीच का क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करंट कंट्रोल करंट सोर्स देख रहे हैं और हम लोग इसमें इमीटर करंट का क्या कर रहे हैं, टोटल वैल्यू, टोटल करंट इसमें क्या होगा, इमीटर करंट इसमें हमारा होगा। तो इमीटर करंट कैसे निकलेगा, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इमीटर करंट। दिस इक्वेशन यू कैन आल्सो फाइंड। इक्वेशन आप फाइंड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से कितना करंट आ रहा है, बेस करंट, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है, कलेक्टर करंट। तो अगर हम इसको फाइंड करने की कोशिश करें तो इमीटर करंट दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। दोनों करंट इधर से आके ऐड होके मिलेगा। अब देखो ये करंट कैसे निकलेगा, बेस करंट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज एंड दिस रेसिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है हमारा वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो इसका जो वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट वोल्टेज VBE, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस R पाई एंड प्लस व्हाट इज IC, IC is nothing but GMVB, where GM is called ट्रांसकंडक्टेंस। इसको हम लोग ट्रांसकंडक्टेंस बोलते हैं। GM हमारा क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस। तो कहने का मतलब यही करंट हमारा GMVBE है। तो हम लोग IC के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, GM what VBE, where this is called ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस ये हमारा क्या होता है, ट्रांस। तो ये इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। दिस इक्वेशन यू विल हैव, इसमें से VBE आप कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या बचेगा, वहां आपको क्या बचेगा, एलसीएम ले लेंगे तो आर पाई भी आपका बचेगा, उसको हम लोग बीटा पुट कर सकते हैं। सो यू कैन फाइंड दिस इक्वेशन वेरी इजिली। कोई चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप VBE का वैल्यू निकाल सकते हैं और बेस करंट और कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं। तो हेयर बीटा हो जाएगा हमारा। अगर यहाँ इसके हिसाब से हम अगर इमीटर करंट निकालना चाहें तो बेस करंट कितना होगा, VBE डिवाइडेड बाई आर पाई। ठीक है, पाई समझना है, नीचे है, इस बात का ध्यान देना, पाई इसके बेस में है, ऐसा लिखना है आपको।
ऐसा नहीं लिखना है आर और यहाँ पाई लिख दिए तो कल आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर और पाई, पाई मतलब 3.14। नो, दिस इज नॉट, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, पाई है रिप्रेजेंटेशन, इसलिए बेस में इसका यूज होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ आर और पाई ये इनपुट रेसिस्टेंस है हाइब्रिड मॉडल का, ठीक है ना। एंड प्लस दिस इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। सो दिस इज द टोटल करेंट, टोटल इमीटर करेंट, एंड दिस इज बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो ये दो हमारा कौन सा है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स मॉडल एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स। उसी तरह आप देखिए टी मॉडल की अगर हम बात करें तो टी मॉडल आप देख रहे हैं टी शेप का है, ठीक है। एक हमारा वोल्टेज करंट, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स को बता रहा है और दूसरा करंट कंट्रोल करंट सोर्स को बता रहा है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये डायग्राम आप याद रखेंगे, वेयर जीएम इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस एंड आर ई इज द इमीटर रेसिस्टेंस दैट विल बी गिवन बाय दिस, ठीक है, वीटी बाई आई ई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यूज को क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। ये दो मॉडल है, दोनों में से आपका ये हाइब्रिड पाई मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मॉडल को हम लोग एम्पलीफायर सर्किट के अंदर डाल करके उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को निकालते हैं। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन, बैंडविड्थ, ये सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोग निकाल भी सकते हैं, बट इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। तो आप ट्रांजिस्टर में इस मॉडल को फिट कर सकते हैं जब आप स्मॉल सिग्नल उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट। बीजेटी का हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग लो फ्रीक्वेंसी देखे थे, स्मॉल सिग्नल हम लोगों ने उसका नाम दिया था, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करते हैं किसी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी जो होता है ये कुछ इनहेरेंट इफेक्ट शो करता है। इस इनहेरेंट इफेक्ट के कारण उस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के चारों तरफ एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस का क्रिएशन होता है। इसके साथ साथ उसके अंदर एक बॉडी कैपेसिटेंस का भी क्रिएशन होता है। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी पे देयर विल बी सम प्रॉब्लम, और उस कैपेसिटेंस को हम लोग फर्दर बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के रूप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर हम यूज कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर का जो मॉडल हम लोग पहले यूज कर रहे थे वो मॉडल अब यूज नहीं होगा, अब उसका एक मॉडिफाइड मॉडल यूज होगा। इससे पहले आपने लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल में क्या देखा था, दो मॉडल देखा था, एक हाइब्रिड पाई मॉडल देखा और एक टी मॉडल देखा। तो यहाँ अब जो हाइब्रिड पाई मॉडल या फिर टी मॉडल यूज होगा वो अब मॉडिफाइड रूप में होगा। हालांकि हम सिर्फ हाइब्रिड पाई मॉडल आपको यहाँ पे दिखाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मेथड है दैट इज नॉट एप्लीकेबल एट द हाई फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एट लो फ्रीक्वेंसी मॉडल वी हैव नॉट कंसीडर्ड द कैपेसिटेंस, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटेंस नहीं होता है। कहाँ पे होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। एक्चुअली ये इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस जो होता है ये अभी हम आगे आपको बना के दिखाएंगे, उससे पहले हम लोग मॉडल इसका देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर उसमें कैपेसिटेंस होगा तो देयर विल बी सम वेरिएशन इन द इक्विवेलेंट सर्किट। उसके लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर्स यूज करेंगे, तो डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करेंगे। जनरली स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए हम लोग जो पैरामीटर्स यूज करते हैं वो हम लोग एच पैरामीटर बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर। बट hybrid parameter is not applicable in case of high frequency because it will become more complex, और h parameters के जो values होते हैं वो high frequency पे continuously change होते हैं। So we will not able to use the hybrid parameters to analyze the what transistor। आप हाइब्रिड पैरामीटर नेटवर्क में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले या कंप्यूटर साइंस वाले अगर नेटवर्क एनालिसिस आपको होगा तो एच पैरामीटर आप में पढ़े होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स विच इज कॉल्ड इन टू पोर्ट नेटवर्क, जिसमें हाइब्रिड पैरामीटर्स भी होता है एक हमारा।
तो एच पैरामीटर नाम देते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर। तो हाइब्रिड पैरामीटर जनरली हम लोग ट्रांजिस्टर के लिए करते हैं, लेकिन ये एक लो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ये एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रखता, इसलिए हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, लोग कैपेसिटेंस का भी कंसिडरेशन करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव व्हाट हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, और जिसको हाइब्रिड पाई ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट का नाम देंगे। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस का यूज किया है, बेस टू कलेक्टर एंड दिस इज नॉट बेस टू इमीटर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस व्हाट, बेस टू इमीटर वोल्टेज, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हम कर दिए हैं, ये हमारा बेस टू कलेक्टर होगा, यहाँ पे ये कैपेसिटेंस, ये बेस टू और कलेक्टर टर्मिनल है ना, बेस कलेक्टर एंड व्हाट वी हैव हियर टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात आए कि ट्रांजिस्टर अगर हम बनाएं तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांजिस्टर के अंदर क्या दिक्कतें आती है, यू कैन सी आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, क्या प्रॉब्लम होगी, चाहते हैं आउटपुट, ये हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, VCC यहाँ पे दिया है प्लस आर आउटपुट आर ई आर, ठीक है। ये हमारा एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, पूरा एम्पलीफायर है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, इस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस ट्रांजिस्टर में डिफरेंट इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस बनते हैं। सो हेयर विल बी इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस रेड कलर से, ये केवल और केवल हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनता है, एंड हेयर दिस इज इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। और इसके साथ साथ एक बॉडी कैपेसिटेंस जिसको वायरिंग कैपेसिटेंस हम लोग बोलते हैं, ये भी बनता है इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से दिखाएं, यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेते हैं। So this is your wiring capacitance, yeah. This is CW1, this is CW2, ठीक है। और ये हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पे जो बना वो C बेस टू कलेक्टर, दिस इज C कलेक्टर टू इमीटर, एंड दिस इज व्हाट, C बेस टू मीटर। यही दोनों कैपेसिटेंस मैंने यहाँ पे दिखाया है। थर्ड वन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको हम नहीं दिखाए हैं। तो हम लोग दिखा भी सकते हैं बेस टू कलेक्टर टू इमीटर कैपेसिटेंस, यू कैन ऑल्सो शो इन दिस वन, इसके अंदर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको यूज नहीं किए हैं, ठीक है। कौन सा हमने यूज नहीं किया, कलेक्टर टू इमीटर का नहीं किया है। तो दीज आर कॉल्ड इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, यह हमारा सी बी सी सी बीई सी सीई, these are called inter electrode capacitance, and this CW1 CW2, this is the wiring
कैपेसिटेंस। ठीक है। सो ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है, और ये केवल हाई फ्रीक्वेंसी पे ही होता है। दीज आर अनवांटेड। अनवांटेड, ये अनवांटेड है हमारे लिए। इस अनवांटेड कैपेसिटेंस का कंसिडरेशन हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप नहीं करेंगे, तो एनालिसिस आपकी क्या होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। विल नॉट हैव ए एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर इफ यू विल नॉट कंसीडर दीज कैपेसिटेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे मॉडल जो होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यू हैव टू चेंज द मॉडल एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के बारे में आप लिख लेंगे और वायरिंग कैपेसिटेंस के बारे में लिख लेंगे। ये डायग्राम भी जरूर बनाएंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस। अब इस डायग्राम को हम ऐसा बना सकते हैं, डायग्राम को हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डायग्राम हमने वहां पे बनाया है उसमें हम ये ट्रांजिस्टर को हटा करके कौन सा, ये मॉडल को उठा के यहाँ ट्रांजिस्टर के पास क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वी विल सेट दिस वन। तो कैसे हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस वन। हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे और डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि कैसा डायग्राम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसको हम मिटाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर अगर हम बनाते हैं, देन वी हैव टू ड्रॉ द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल को बनाना पड़ेगा और इसके लिए हमको अलग से एनालिसिस करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव R1, R1, R2 biasing resistance, and this is your coupling capacitor। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो this is your high frequency model of a transistor। then after you have the output। यहाँ V in हो गया, VC हो गया, this is R1, R2, CBE, CBC, RBC। ठीक है, and this is transconductance GM, BBE, but CC output। this is the high frequency common emitter transistor एम्प। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बीजेटी को रिप्लेस कर दिया इस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से। ठीक है ना, बाकी जो कैपेसिटेंस वगैरह सबको एलिमिनेट कर दिया। बॉडी कैपेसिटेंस कम होता है इसलिए उसको शो करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हमने ऐसा शो किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल है। दिस इज नथिंग बट ए हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। इसका मैंने रिप्लेसमेंट किया यहाँ पे। तो जो हाई मॉडल, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपका मॉड्यूल 2 इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर मॉड्यूल 2 खत्म हो गया। मैंने बताया है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बोलेगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर बोलेगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बोलेगा। यू हैव टू ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन में हमने आपको पढ़ाया है वही चीज आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, एम्पलीफायर कहने का मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर आपसे पूछ रहा है, तो सिग्नल होगा और बाकी ट्रांजिस्टर का अपना अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों टॉपिक को ऐड करेंगे।